जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एमका का डेवलपमेंट होगा फास्ट ट्रैक। सुपर सुखोई में शामिल रहेगा ये मेजर अपग्रेड। भारत और यूएई संयुक्त रूप से मिलकर बनाएंगे ड्रोन्स, शिप्स, मिसाइल्स और एम्यूनेशन। एनडीए के ट्रेनिंग कोर्स में शामिल हुई सिक्सॉर की 716 बैटल राइफल। और पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर वाले नैरेटिव को पाकिस्तान के मंत्रीगण ने ही किया एक्सपोज। आज 15 मई को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी के श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में कई सारी महत्वपूर्ण डिफेंस और एरोस्पेस परियोजनाओं की नींव रखी है, जो कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान देंगी। और इनमें से कुछ परियोजनाएं इस प्रकार है। पहला है 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए एक नई कोर इंटीग्रेशन और फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर, जो कि लगभग 2000 करोड़ रुपीज़ की लागत पर बनेगा। और इसके साथ ही जो पुट्टपर्थी है वो भारत के उस एयरक्राफ्ट का बर्थ प्लेस बनेगा जो कि दुश्मन को पलक झपकते ही हराने में सक्षम होगा। दूसरी महत्वपूर्ण फैसिलिटी है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की नेवल सिस्टम्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो कि 480 करोड़ रुपीज़ की लागत पर बनेगी। और यहाँ पे ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स, अंडर वाटर काउंटर मेजर सिस्टम्स, नेक्स्ट जनरेशन की टॉर्पेडोज, तो इनको विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और इस फैसिलिटी का उद्देश्य है महत्वपूर्ण नेवल टेक्नोलॉजीज़ के इम्पोर्ट पर से निर्भरता को कम करना। इसके अलावा यहाँ पे 2 और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की आज अनाउंसमेंट की गई है। एक फैसिलिटी है भारत फोर्ज की सब्सिडरी आग्नेय अस्त्र एनर्जेटिक्स की डिफेंस एनर्जेटिक्स फैसिलिटी, जो कि 1500 करोड़ रुपीज़ की लागत पर बनेगी। और दूसरी है HFCL द्वारा बनाए जाने वाला एम्यूनेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज प्लांट, जिसमें लगभग 1200 करोड़ रुपीज़ तक की लागत आएगी। जो डिफेंस एनर्जेटिक्स फैसिलिटी है तो वो भारत को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कुछ एडवांस वेपन्स को प्रोड्यूस करेगी। और वहीं जो HFCL लिमिटेड की एम्यूनेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज प्लांट है तो वो किसी भी एम्यूनेशन के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले फ्यूज जैसे कंपोनेंट को बनाने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा कुरनूल में लगभग 8 ड्रोन कंपनी संयुक्त रूप से मिलकर एक ड्रोन सिटी को क्रिएट करेंगे, जो कि ड्रोन वॉरफेयर और अनमैन्ड सिस्टम्स पर फोकस बढ़ाएगी। बाकी इन सभी परियोजनाओं के अनाउंसमेंट के साथ ही आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज पर आत्मनिर्भरता को अचीव करना बेहद ही जरूरी है। और आज इन परियोजनाओं की अनाउंसमेंट की गई है तो वो रोजगार, सप्लाई चेन्स, MSME ग्रोथ, लोकल स्किल डेवलपमेंट, इन सभी पर महत्वपूर्ण योगदान देगी। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने 5 नेशन विजिट के हिस्से के तौर पर अब यूएई पहुंच चुके हैं। और इसके साथ ही भारत और यूएई ने डिफेंस इक्विपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग में जॉइंट प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप के एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट करी है। इस एग्रीमेंट का नाम है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन, जो कि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के भी बियॉन्ड है। और इसमें ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, एजुकेशन, डॉक्ट्रिन्स, स्पेशल ऑपरेशंस, इंटरऑपरेबिलिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, सिक्योर कम्युनिकेशंस, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, तो इन सभी क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण कोलैबोरेशन शामिल रहेगा। और भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये जो एग्रीमेंट है ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को भी बढ़ावा देगा। और इसके माध्यम से जो भारत और यूएई हैं वो ड्रोन्स, शिप्स, मिसाइल्स, एम्यूनेशन, तो इन सभी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजीज को संयुक्त रूप से विकसित करने पर भी विचार कर रहे हैं। बाकी ईरान और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रही है, तो ऐसे में इस क्राइसिस का असर भारत पर कम करने के उद्देश्य के साथ भारत ने यूएई के साथ एलपीजी की सप्लाई के लिए एक स्ट्रेटेजिक डील साइन करी है। तो जैसा कि रशिया के विदेश मंत्री भारत की विजिट पर आए थे और इसी विजिट के दौरान उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित की गई प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दी, जिसपर उनका ये कहना था कि जो भारत है वो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में एक लॉन्ग टर्म मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत के पास एक बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल स्टैंडिंग है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान, जो कि अर्जेंट प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए यूएस और ईरान के बीच डायलॉग्स को इस्टेब्लिश करने में मदद कर रहा है, लेकिन अगर वो एक लॉन्ग टर्म मीडिएटर देख रहे हैं तो इस भूमिका के लिए भारत सबसे श्रेष्ठ है, विशेष रूप से अगर भारत के डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाए तो। बाकी रशिया के विदेश मंत्री के अलावा ईरान के विदेश मंत्री भी भारत की विजिट पर थे और इस विजिट के दौरान उन्होंने ब्रिक्स समिट के साइडलाइंस अपने भारतीय काउंटर पार्ट डॉक्टर एस जयशंकर से बायलैटरल मीटिंग भी कंडक्ट करी। बाकी ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है कि ईरान ने भारत से आग्रह किया है कि यूएस के सैंक्शंस के बावजूद चाबहार पोर्ट पर भारत का जो कॉपरेशन है उसे भारत जारी रखे। और उन्होंने चाबहार पोर्ट को एक गोल्डन गेटवे की तरह बताया और ये जो पोर्ट है भारत और ईरान के कॉपरेशन का भी प्रतीक है। और ईरान के विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि भारत की एक बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है और भारत इस रीजन में डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, पीस को प्रमोट करने, सिक्योरिटी को मजबूत करने, इन सभी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभा सकता है। उनका ये कहना था कि भारत जो है वो पर्शियन गल्फ में लगभग सभी कंट्रीज़ का फ्रेंड है, गल्फ के नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगहों पर।
और हम इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि अगर भारत इस रीजन में पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे तो। और बाकी इस रीजन में जो अशांति फैली हुई है उसके लिए मुख्य रूप से ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ही जिम्मेदार बताया है। बाकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वेसल्स की मूवमेंट के लिए जो ईरान है वो भारत के साथ कोऑर्डिनेट करना जारी रखेगा। और बाकी आपको स्पष्ट कर दे कि ओमान कोस्ट पर भारत के जिस कार्गो शिप पर हमला हुआ था तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि वो हमला किसने किया था। भारत की नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए ने अपने ट्रेनिंग करिकुलम में सिक्सॉर की 6716 बैटल राइफल को इंडक्ट किया है ताकि जो यंग कैडेट्स हैं तो वो लेटेस्ट इन्फेंट्री वेपन सिस्टम से फेमिलियर हो सकें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सिक्सॉर की जो ये 716 राइफल है तो अब ये फ्रंट लाइन ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाली भारतीय सेना की स्टैंडर्ड राइफल बन चुकी है, जो कि विशेष रूप से सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज पर डिप्लॉयड ट्रूप्स को दी गई है। और अब एनडीए के ट्रेनिंग कोर्स में भी इन राइफल्स को इंडक्ट करने का सीधा मतलब यह है ताकि जो कैडेट्स हैं उनको इस तरह के एडवांस्ड और मॉडर्न राइफल्स को ऑपरेट करने का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल सके। और आर्मी ऑफिसर्स के तौर पर कमीशन होने से पहले ये उनकी कॉम्बैट फायरिंग स्किल्स को भी महत्वपूर्ण तरीके से इंप्रूव करने में मदद करेगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जो भारत का सुपर सुखोई प्रोग्राम है तो उसके तहत भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर्स को मेजर अपग्रेड्स के तौर पर उसके कॉकपिट में एक नया मिशन कंप्यूटर, डिजिटल डिस्प्ले और सेंसर फ्यूजन कैपेबिलिटी भी रिसीव हो सकती है। बाकी सुपर सुखोई प्रोग्राम के पहले फेज में 84 Su-30 MKI फाइटर्स को अपग्रेड किए जाने की योजना है। और बाकी उम्मीद की जा रही है कि अगले साल यानी कि 2027 तक इस प्रोग्राम के तहत अपग्रेडेड Su-30 MKI का प्रोटोटाइप अपनी फ्लाइट टेस्टिंग शुरू कर सकता है, जिसमें विरूपाक्ष रडार का इंटीग्रेशन भी शामिल रहेगा। तो जैसा कि अभी हाल ही में ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बीच भारत में फ्यूल को बचाने वाले उपायों के हिस्से के तौर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सिक्योरिटी कॉन्वॉय के साइज को आधे से भी कम करने का निर्णय लिया था। और फिर एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें उनके कॉन्वॉय में केवल 2 ही व्हीकल्स दिख रहे थे। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी कॉन्वॉय को कम करने वाले निर्णय पर काफ़ी सारे लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त करी है। और इस पर भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि R&AW के फॉर्मर सेक्रेटरी श्री समंत गोयल ने भी अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि अभी वर्तमान समय में जो एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो बेहद ही अस्थिर बनी हुई है। और अमेरिका जिसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है उसके बावजूद भी वहाँ के राष्ट्रपति पर 3 हमले हो चुके हैं और कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि भारत के खिलाफ हैं। आतंकी गतिविधियाँ हो रही हैं खासकर हमारे पड़ोसी देश के द्वारा। तो इसलिए उनका ये कहना था कि इस तरह की सिचुएशन में मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि भारतीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाने चाहिए। और मौजूदा खतरे के आकलन के अनुसार ड्रोन्स और स्नाइपर्स भी आ चुकी हैं और इसलिए हमें उनकी सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए और उसे कम करने के बजाय उसे मजबूत करना चाहिए। और फॉर्मर रॉ सेक्रेटरी का मानना है कि भारतीय प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी कॉन्वॉय को जो आधे से भी कम करने का निर्णय लिया गया है तो वो उनके हिसाब से सही नहीं है और ये राष्ट्र के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद ही जरूरी है। उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी कोई स्टेटस सिंबल नहीं होता है, वो खतरे के आकलन के आधार पर दिया जाता है। हाँ, कुछ लीडर्स हैं जो कि स्टेटस सिंबल की तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की हो रही है तो उनके कार के बारे में, उनके कॉन्वॉय के बारे में गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। और अगर उनके कॉन्वॉय में सिर्फ 2 कार्स होंगी तो दुश्मन के लिए हमला करना और भी आसान हो जाएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्हें तब से ही धमकियाँ मिल रही हैं। जो इंटरनेशनल गैंग्स हैं, जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और वैसे भारतीय प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी कॉन्वॉय को कम करने वाले निर्णय पर आपके जो विचार हैं आप उससे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिएगा। बाकी एक इंटरेस्टिंग सा अपडेट यह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन को कंडक्ट किया था जिसमें उनका उद्देश्य था कि 2025 में जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो उस कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तान को हार मिली तो पाकिस्तान उस हार को अपने फर्जी नैरेटिव के माध्यम से एक जीत की तरह दिखाने का प्रयास करने वाला था। और इस फर्जी विक्ट्री वाले नैरेटिव को पाकिस्तान ने नाम दिया था मरकाए हक यानी कि बैटल ऑफ ट्रुथ। लेकिन हुआ यह कि पाकिस्तान के इस नैरेटिव वाले स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन को अटेंड करने के लिए बेहद ही कम लॉ मेकर्स आए थे, जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक शर्मनाक स्थिति बन गई। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इस पर अपना क्रोध भी व्यक्त किया कि इस सेशन में बहुत ही कम संख्या में जो एमपीज थे वो इसमें शामिल हुए थे। और क्रोध आना तो बनता ही है क्योंकि उनका नैरेटिव तो शुरू होते ही खत्म हो गया। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पाकिस्तान के इस फर्जी नैरेटिव को पाकिस्तान के ही मंत्रीगण सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सच्चाई उनको भी पता लग चुकी है। बाकी पाकिस्तान के एमपीज को भी पता है कि पाकिस्तान का जो ये ऑपरेशन बनियान उन मरसूस था तो उसमें बनियान एक्चुअल में किसकी उतरी थी। चलिए, बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज ही का वो दिन है जब 1999 के कारगिल वॉर में कैप्टन सौरभ कालिया के नेतृत्व में निकली पेट्रोलिंग पार्टी, जिसमें सिपाही अर्जुन राम बसवाना, सिपाही भंवरलाल, सिपाही भीखाराम, सिपाही मूलाराम और सिपाही नरेश सिंह शामिल थे, तो उनको पाकिस्तानी आर्मी ने कैप्चर कर लिया था। और फिर उनके साथ जिस तरह की बर्बरता की गई थी तो उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था।
और कैप्टन सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवरलाल, सिपाही भीखाराम, सिपाही मुलाराम और सिपाही नरेश सिंह हमारे ये वो वीर हैं जिन्होंने अंतिम सांस तक इस देश की सेवा की। आज भारत के फील्ड मार्शल KM करियप्पा की 33rd डेथ एनिवर्सरी भी है। आज के दिन 1960 में 14 असम राइफल्स के राइफलमैन बेंजिंग संगमा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि फील्ड मार्शल KM करियप्पा को कौन से वर्ष में फील्ड मार्शल के रैंक में प्रमोट किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।